नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। मैं प्रभाकर सिंह जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। यह हमारी 2500 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज है जो लगातार चलेगी आपके साथ। यह हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 2 बना चुके हैं। वे पार्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देखना है, वो पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जिसमें साइंस आती है, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है साइंस के लिए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोशिका। तो कोशिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन? यह 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने या ब्राउन ने? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइएगा कि क्या होगा इसका सही उत्तर। फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल अर्थात कोशिका को सेल का नाम दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका अर्थात उसमें जीवन नहीं था, कार्क में उसने एक कोशिका की खोज की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? गोल्जी काय, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वह किसे कहा जाता है? कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं उन कोशिकांगों में कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है जिसमें एनर्जी होती है, एनर्जी का निर्माण होता है? तो वह बताना है हमें। क्या है? गोल्जी काय है, न्यूक्लियोलस है या माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? वह हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। गोल्जी काय होगा, न्यूक्लियोलस होगा या माइटोकॉन्ड्रिया होगा या राइबोसोम होगा? तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही उत्तर होगा वह होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जी काय? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और बताना है कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, अर्थात जो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? गुणसूत्र है, माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड है या गोल्जी काय है? तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका उत्तर बताएं कि क्या होगा कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। गुणसूत्र होगा या माइटोकॉन्ड्रिया होगा या प्लास्टिड होगा या गोल्जी काय? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रश्न क्रमांक 4 है कि कोशिका के जो भी कोशिकांग हैं उनमें प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? कोशिका का वह कौन सा भाग है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है? प्रोटीन कहाँ बनता है कोशिका में, यह बताना है हमें। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वह कौन सा भाग है, वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही उत्तर होगा वह होगा राइबोसोम। राइबोसोम में
प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी या सेंट्रोसोम। बहुत ही सरल उत्तर प्रश्न है यह कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी या सेंट्रोसोम। बताइए, जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, जहाँ कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। ये चार ऑप्शन हैं। पौधों की जो पत्तियां हैं उनको हरा रंग कौन प्रदान करता है? किसके कारण पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है, यह बताना है आपको। क्रोमोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण या टोनोप्लास्ट के कारण। ये चारों वर्णक लिखे हुए हैं जो वर्णक का अर्थ है जो किसी वस्तु को कोई रंग प्रदान करें। तो क्लोरोप्लास्ट होगा इसका सही उत्तर। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है, वह बताना है हमें। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस या गोल्गी का है। तो बहुत ही सरल उत्तर है यह कि वह कोशिका का कौन सा अंग है जो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस या गोल्गी का है। प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने हम अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो उन्हें शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा रहे और आपका भी मनोबल ऊंचा रहे कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जल्दी से बताएं प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस या गोल्गी का है। तो वह कौन सा अंग है जो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। यह ऐसे एंजाइम निकालता है जब यह किसी कारण से किसी कोशिका का लाइसोसोम टूट जाता है तो वह क्या काम करता है कि ऐसे एंजाइम निकाल देता है जिससे उस पूरी कोशिका का पाचन हो जाता है, तो वह पूरी कोशिका समाप्त हो जाती है। तो इसे कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या। तो एंजाइम कौन निकालता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जब एंजाइम निकालता है तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अर्थात कोशिका की आत्महत्या हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को हम कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। प्रश्न है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, गुणसूत्र, कोशिका कला या केंद्रक। यह चार ऑप्शन है आपके सामने। इन चार ऑप्शन में बताना है कि जो पादप कोशिका है यानी प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है, उस एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर का कारण क्या है जिसके कारण अंतर पाया जाता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो क्लोरोप्लास्ट, गुणसूत्र, कोशिका कला या केंद्रक। तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर बताना है आपको। इसका उत्तर का जो उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इस प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही उत्तर। क्लोरोप्लास्ट के कारण अंतर है या गुणसूत्र के कारण अंतर है, कोशिका कला के कारण अंतर है या केंद्रक के कारण अंतर है। तो हम समझें इस प्रश्न को कि जो जंतु कोशिका है और जो पादप कोशिका है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में केवल अंतर जो है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यही अंतर है। गुणसूत्र दोनों में पाए जाते हैं, कोशिका कला दोनों में पाई जाती है और केंद्रक भी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न है 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। सेल का अर्थ है कोशिका, तो कोशिका में हमें बताना है कि 80% से अधिक क्या पाया जाता है, जल, वसा, खनिज या प्रोटीन। तो 80% से क्या अधिक पाया जाता है, खनिज पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, वसा पाई जाती है या जल। वह कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में 80% से भी अधिक होता है, तो यह बताना है हमें। प्रश्न क्रमांक 9 है 80% से अधिक सेल में पाया जाता है, जल पाया जाता है, वसा पाई जाती है या खनिज लवण पाए जाते हैं या प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको बताना है कि 80% से अधिक क्या पाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही उत्तर होगा वह होगा जल। जल कोशिका में 80% से भी अधिक पाया जाता है। कोशिका का जो कंपोनेंट्स है उसमें हम 80% से अधिक जल को पाएंगे। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइकोसोम या सेंट्रियोल। तो हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, यह बताना है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय या लाइकोसोम या सेंट्रियोल। तो वह कौन सा कोशिकांग है जिसके पास डीएनए होता है, तो डीएनए होता है किसके पास, सेंट्रियोल के पास डीएनए होता है। सेंट्रियोल के पास डीएनए होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है लाइसोसोम्स कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में या वसा संश्लेषण में। तो लाइकोसोम कार्य करते हैं, लाइकोसोम का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, लाइसोसोम का क्या काम होता है यह बताना है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रोटीन संश्लेषण में यह काम करते हैं या प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में या वसा संश्लेषण में। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही उत्तर होगा वह होगा अंतःकोशिकीय पाचन में। जो लाइसोसोम है उसका काम होता है अंतःकोशिकीय पाचन करना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12 आपके सामने है, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य। तो प्रश्न क्रमांक 12 को हमें बताना है कि जो कोशिका भित्ति होती है वह कैसी होती है। कोशिका भित्ति बताना है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है या अर्धपारगम्य होती है या चयनात्मक पारगम्य होती है या अपारगम्य होती है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य। उत्तर बताएं सभी लोग, क्या होगा। कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है या अपारगम्य होती है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, यह ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ल्यूवेनहॉक, श्वास, हम्बस्टर या ब्राउन। प्रश्न क्रमांक 13 आपके सामने है, यह बताना है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। जल्दी से उत्तर बताएं इसका क्या होगा, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक, श्वास, हॉफमिस्टर या ब्राउन। तो वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी कोशिका में। तो कोशिका में केंद्रक की खोज करने वाला व्यक्ति था ब्राउन। ब्राउन ने केंद्रक में कोशिका की खोज की थी, यह आपको ध्यान रखना है। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 14 आपकी स्क्रीन पर, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी, स्टर्न ने, पोर्टरी ने, वाटसन ने या रॉबर्ट्स ने। तो प्रश्न क्रमांक 14 है आपके सामने है और यह बताना है अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी, स्टर्न ने, पोर्टरी ने, वाटसन ने या रॉबर्ट्स ने। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही उत्तर होगा वह होगा पोर्टरी ने। अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज की थी वह किसने की थी, पोर्टरी ने। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER के नाम से शॉर्ट में हम ER भी लिख देते हैं। तो ER
की खोज या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टरी ने। यह ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। यह हमें बताना है कि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में क्या होगा। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में? यह बताएं जल्दी से कि क्या होगा प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। मुंबई में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है या हैदराबाद में है कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हैदराबाद। हैदराबाद में कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका? तो प्रश्न क्रमांक 16 बताना है आपको कि वह कौन सी कोशिका है जो सबसे छोटी होती है, माइकोप्लाज्मा की, कि अमीबा की, कि श्वेत रक्त कणिका की या लाल रक्त कणिका की? तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि क्या होगा, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका? तो बताएं जल्दी से कि क्या होगा प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर। माइकोप्लाज्मा होगा कि अमीबा होगा कि श्वेत रक्त कणिका होगा कि लाल रक्त कणिका? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। आपको यह नोट कर लेना है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह बताना है हमें कि एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 36, 46, 56 या 26? 36, 46, 56 या 26? तो यह आपको ध्यान रखना है कि कितने गुणसूत्र होते हैं एक मनुष्य के कोशिका के अंदर, कितने गुणसूत्रों की उपस्थिति होती है। तो आप बताएं 36 होते हैं, 46 होते हैं, 56 होते हैं या 26 होते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही उत्तर होगा वह होगा कितना? 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? 46। अब एक बात और ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में आ जाए 23 जोड़े तो 23 जोड़े भी याद रखना है, क्योंकि अगर इनके पेयर बनाए जाएंगे तो पेयर कैसे बनेंगे? 23 दूनी हो जाएंगे 46, अर्थात 23 जोड़े बनेंगे। 46 में कितने जोड़े बनेंगे? दो दो के 23 जोड़े बनेंगे। तो जोड़े भी पूछे जा सकते हैं और आपसे गुणसूत्रों की कुल संख्या भी पूछी जा सकती है। तो कुल संख्या हो जाएगी 46 और जोड़े कितने हो जाएंगे? 23। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? सबसे सरल प्रश्न है आपके सामने, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका? तो यह बताना है आपको कि कौन सा कोशिकांग पावर हाउस है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका? पूरी कोशिका कोशिका का पावर हाउस है कि माइटोकॉन्ड्रिया है कि केंद्रक है कि कोशिका भित्ति है? प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही उत्तर है जल्दी से बताएं क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें क्या होगा इसका सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह किससे बनी होती है यह बताना है। प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या दोनों, आ और बा दोनों से? यह बताना है हमें कि कोई प्लाज्मा झिल्ली है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या आ और बा दोनों से? तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है?
प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से, या कार्बोहाइड्रेट से, या दोनों से, आ और बा दोनों से बनी होती है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? आ, दोनों, आ और वा से, मतलब प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वह होगा इसका सही उत्तर। क्या होगा? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और वह है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुगुणसूत्रता। हमें यह बताना है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होगा? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या गुणसूत्रता। तो प्रश्न क्रमांक 20 का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या है जीवों में विविधता का कारण। तो प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर होगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। उस PDF को आप एक प्रैक्टिस सेट की तरह लगाइए, उसके आंसर आप वीडियो में आकर देखिए, इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।